हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टीम इंडिया का जो है दल का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय खिलाड़ियों का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया गया। अहमदाबाद में चयन समिति की बैठक हुई। जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह इसमें शामिल थे और 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ सरप्राइजिंग चीजें जो है इस सिलेक्शन से निकल के आई हैं। कुछ खिलाड़ी जिनको ऑटोमेटिक चॉइस समझा जा रहा था वो इस 15 के दल के अंदर नहीं है और कुछ खिलाड़ी जो कि टी20 की स्कीम में शामिल ही नहीं थे उनको जो है यहां पर जगह दी गई है। बेसिस आईपीएल में प्रदर्शन बना होगा। मेरे साथ मेरे स्पोर्ट्स एडिटर हैं शिवेन जी और साथ में मेरे सहयोगी आयुष। इनसे एक बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जो है ना हम आपको बता देते हैं कि 15 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। एक बार उन 15 खिलाड़ियों का नाम जो है वो हमको बता देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा को शुरू करेंगे। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है यहां पर, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर और साथ में संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के रूप में 4 स्पिनर्स हैं टीम में, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में 3 पेसर्स को जगह दी गई है। मतलब कि 4 स्पिनर्स, 3 पेसर्स और बाकी का जो काम है वो ऑलराउंडर्स यानी कि हार्दिक पांड्या और साथ में शिवम दुबे जो है वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का काम जो है रोल निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे भी पिचेस वहां की थोड़ी सी स्लो बताई जाती हैं, इसलिए ज्यादा स्पिनर्स यहां पर चुने गए हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि शुभमन गिल को रिजर्व में, रिंकू सिंह को रिजर्व में, खलील अहमद और आवेश खान को रिजर्व में शामिल किया गया है। तो 15 सदस्यीय दल और 4 खिलाड़ी रिजर्व के अंदर। इसमें बहुत सारे नाम नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आप केएल राहुल का कह सकते हैं, मगर जो नाम शामिल किए गए हैं शिवेन सर, उन नामों से आप सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं? ये 15 की टीम जो है आपको सही कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? बात करेंगे एक एक करके सभी खिलाड़ियों पर जो शामिल हुए, जो नहीं हुए, मगर ये 15 टीम आउटसाइड से कैसी नजर आ रही है? देखिए, अगर टूर्नामेंट जीत जाए तो बहुत अच्छी टीम थी, हार जाए तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये तो बॉटम लाइन पहली चीज। आप मुझसे ये कहिए कि हाँ 3 चीजें ऐसी क्या हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है चौंकाती हैं, उस पर बात करते हैं। मुझे लगता है युजवेंद्र चहल का आना एक बड़ा फैक्टर है। हम अगर कहें कि आईपीएल के प्रदर्शन को आधार बनाया गया तो ये 50-50 मामला है, क्योंकि अगर आईपीएल के प्रदर्शन को आप आधार बनाते हैं तो हार्दिक पांड्या टीम में क्यों है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो ये जैसे आप कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में नाम के हिसाब से नियम लागू होते हैं, तो नाम, प्लेयर्स के नाम चुन लिए गए, फिर देखा गया कि इस पे आईपीएल का परफॉर्मेंस को लागू करना है या नहीं करना है। बोले साहब इस पे नहीं कर सकते तो बोले तो हार्दिक पांड्या को रख लो, इस पे कर सकते तो बोले चहल को भी फिर रख लो। तो युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, ये 2 खिलाड़ी ऐसे जो डिजर्व करते थे। अक्षर पटेल तो जिस तरह से, उनके लिए भी कुछ दिन पहले सौरव गांगुली ने भी कहा था कि जिस तरह की सोच है इस वक्त भारतीय टीम की, वो आपको नंबर 8 पर आकर बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ में 4 ओवर फेंक सकते हैं। तो ये दूसरा नाम हो गया। और तीसरा नाम मुझे लगता है जो थोड़ा सा मुझे चौंकाने वाला लगता है वो यही है कि इसमें आप नहीं, ठीक है, ये 2 नाम ही है। मतलब मेजॉरिटी में अगर आप देखें, शिवम दुबे को आपको रखना ही था जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं अभी। अब मजेदार बात यही होगी कि हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन है वो कौन से फॉर्मूले से टीम में आए हैं, ये मुझे कोई बताए। वैसे मेरे को जो लग रहा है ना सर, इसमें फॉर्मूला सिंपल सा है कि कल को आपने उन्हें कप्तान बनाया हुआ था, मतलब बोला नहीं था मगर आप मान रहे थे। अब आप उनको फिर उप कप्तान का बोल देते हो, फिर आज वो टीम में ही ना हो, ठीक है, तो फिर ये तो अपनी ही खिल्ली उड़ाने वाली बात हो सकती थी। चोट निगल हो सकता था। और वो अभी पिछले वर्ल्ड कप से पहले अक्षर पटेल को निगली तो हुआ था। नहीं, उसमें फिर वही वाली बात हो जाएगी जैसे सौरव गांगुली ने बोला था कि भाई विराट कोहली ने मना कर दिया, विराट कोहली ने बाद में बोला मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं। लेकिन सर की बात में मैं बिल्कुल एक चीज तो मैं भी सहमत हूं इस बात से सर, कि जिस तरीके से सेलेक्टिव फेवरिज्म वाली बात आ रही है कि मतलब कुछ लोगों पे आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस को दिखाया है कि भाई उस पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों पे वो चीज वैलिड नहीं नजर आ रही है। यूजी चहल की वापसी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल में परफॉर्म किया है, 200 विकेट हो गए पूरे, 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेट लिए। अभी तक किसी बड़े-बड़े लेजेंड आए, बड़े-बड़े लेजेंड, और बोला था उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले कि भाई यहां पर पर्पल कैप जो है वो मेरे नाम होगी, और है कंटेंशन में है, बिल्कुल जी। तो 12-13 विकेट ले चुके हैं, आए थे उस चीज और परफॉर्मेंस रही है जी, परफॉर्मेंस रही है, आप उस परफॉर्मेंस को नकार नहीं सकते। जिस तरीके से युजवेंद्र चहल ने परफॉर्म किया, अक्षर पटेल ने किया, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि अगर आप देखोगे ना तो इंडिया के अंदर सब पे, जैसे अभी सर ने ही बोला, एक नियम वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। तो वहां पे आपने हार्दिक पांड्या पे वो नियम लागू नहीं किया है, बाकियों पे वो नियम लागू किया गया, इसलिए उनको टीम में जगह दी गई है। सर एक चीज समझ के थोड़ी सी परे हो रही है मेरी, थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं बताता हूं आपको। मैं अभी ये निकाल रहा था,
चहल ने इस बार, हम कुछ दिन पहले तक कहते थे कि कुलदीप यादव ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, तब वो फिर, वरना कुलदीप यादव की हालत आपको याद है, आईपीएल तक में नहीं खेल रहे थे, नहीं खिला रही थी टीम, बेंच पे बैठे रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बार दोबारा खोजा, अपने अंदर के स्पिनर को आए। इस आईपीएल में कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए थे कुछ दिन पहले, क्या चहल ने ऐसा किया, ऐसा क्या कर दिया कि वापस सेलेक्टर्स को यू टर्न लेना पड़ा? इतने दिन से तो नहीं ले रहे थे यू टर्न, और सोशल मीडिया में जरूर उनकी पत्नी की तरफ से बयान आते थे, फिर 4 लोग इधर से बोलते थे, 5 लोग उधर से बोलते थे, मतलब वो तू मैं चल रही थी। लेकिन जो पॉइंट है, एक पहला पॉइंट कि राइट हैंड बैट्समैन की जो पहुंच होती है, उससे उन्होंने दूर गेंदबाजी करना शुरू किया, ठीक है, ताकि आप अगर उनको मारना है तो फिर आपको एफर्ट 100% लगाना पड़ेगा, बिना एफर्ट लगाए आप शॉट नहीं मार सकते। फिर मैंने ये सब नोटिस की थी चीजें। वाइट बॉल की जो लाइन है, उसको उन्होंने टारगेट किया। अब ये बहुत बारीक, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। वाइट बॉल की लाइन आपने मतलब अटैक करने के लिए आपने टारगेट किए, इतना सा बाहर गया, अंपायर ऐसे हाथ कर देगा, ठीक है, बहुत प्रिसाइज हुए, ये बात जो आयुष कह रहे हैं, तो वो उनकी गेंदबाजी में दिखा। तीसरी बात, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए युजवेंद्र चहल ने गुगली से ज्यादा स्लाइडर गेंदों का इस्तेमाल किया। ये भी दरअसल एक स्टोरी कर रहा था मैं उनकी वापसी को लेकर, तो ये सारे पॉइंटर्स मैंने बनाए थे। तो ये शायद इस आईपीएल में उनके अंदर जो चेंजेस थे, उनकी गेंदबाजी में जो बदलाव थे, उनकी स्ट्रैटेजी में जो बदलाव थे, वो उनको पे ऑफ कर रहे हैं कि वो वापस लौटे। और मुझे लगता है यहां शायद अब वो आपको प्लेइंग 11 में भी दिखाई दें, तो आप चौंकिएगा मत। बिल्कुल जी, 11 में भी दिखाई दे, और वो कुलचा की जोड़ी दिखाई दे तो भी मत चौंकिएगा, क्योंकि कुलचा की जोड़ी ने एक वक्त में धमाल कमाल मचाया था। एक बड़ा नाम जिस पर बात करनी आयुष जरूरी है, केएल राहुल गुड बुक्स में आते हैं, मतलब कोच की भी, कैप्टन की भी, रेपो अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। इस आईपीएल के अंदर इंटेंट भी दिखाया उन्होंने कि शुरुआत में जो है पावर प्ले में थोड़ा तेज गति से उन्होंने रन बनाने की कोशिश की, वो टीम में नहीं है। मतलब एज ए सेकंड विकेट कीपर भी नहीं है, जो आपको एक ऑप्शन देते कि अगर आपका कोई इंजर्ड हो जाता है ऊपर से, वो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, चौथे पांचवें नंबर पर भी कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखाता है प्लेयर, उसको टीम में नहीं चुना गया। ये मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था, क्योंकि जितना मैं जानता हूं रोहित के भी वो क्लोज हैं, विराट कोहली के भी वो क्लोज हैं, फिर टीम में वो जगह नहीं बना पाए और उनकी जगह संजू सैमसन आ जाते हैं। मतलब टीम की रिक्वायरमेंट बहुत प्रिसाइज थी कि भाई हमको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए, अब हमको ऊपर का कोई नहीं चाहिए, अगर हम 15 में देख रहे हैं तो। सर देखिए, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बड़ी क्लियर सी बातें हैं। सोशल मीडिया पे 2 तबका, एक तबका ये कहता है कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग करता है, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता है, जब आपके पास ओपनर नहीं है तो वो ओपनिंग भी करता है, जब आपको जहां भी जरूरत है, कप्तान नहीं है चलो मैं कप्तानी भी कर दूंगा, हर तरीके का वो खिलाड़ी है। लेकिन जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, जिस स्लॉट पे वो आईपीएल में खेलते हैं, क्योंकि यहां बात प्रिसाइजली T20 वर्ल्ड कप की हो रही है, T20 के गेम को लेकर हो रही है, जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, उस पोजीशन पे उनसे फार बेटर स्ट्राइक रेट के साथ, उनसे फार बेटर इंटेंट वाले बल्लेबाज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल, ये आईपीएल उस तरीके का नहीं रहा, लेकिन जिस टच में पिछले 1-1.5 साल में खिलाड़ी है, और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 सालों से 2023 वर्ल्ड कप के 1 साल पहले से टीम इंडिया जो है वो उस इंटेंट की बात कर रही है बार बार कि भाई हमें इंटेंट वाले खिलाड़ी चाहिए। इंटेंट रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में भी दिखाया, 2023 वाले T20 वर्ल्ड कप में भी, और मुंबई के लिए भी जब वो खेल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। नो डाउट उनके गेम में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, जितना वो अटैक करते थे अब और भी ज्यादा कर रहे हैं। उनको काउंटर करने के लिए जो गेम चाहिए वो यशस्वी जायसवाल के पास है, वो करने में विकेट आपके जरूर जा सकते हैं, लेकिन T20 के गेम में आपको वही चाहिए। और विराट कोहली है ना आपकी टीम में, बिल्कुल शीट एंकर का रोल प्ले करने के लिए, और वो अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। केएल से एटलीस्ट उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर है, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो अगर केएल राहुल शायद 4-5वें नंबर पे अपनी लखनऊ की टीम के लिए खेल रहे होते, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे होते, तो शायद उनको सेलेक्ट किया जाता। क्योंकि बार बार बीसीसीआई के साथ एक गलती सर ये भी होती आई है कि हम खिलाड़ियों को तो पिक कर लेते हैं, लेकिन सारे टॉप स्लॉट के खिलाड़ियों को पिक कर लेंगे। वो मिडिल ऑर्डर का, आपको मिडिल ऑर्डर का ही चाहिए। एग्जैक्टली, मिडिल में उसके अंदर संजू सैमसन फिट होते हैं, उसके अंदर शिवम दुबे परफॉर्मेंस आ गई उनकी। दूसरे 2 डाउन पे उतर के शिवम दुबे ने चेन्नई के लिए जिस अटैकिंग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की है, मैचेस वन साइडेड किए हैं, वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार करते आ रहे हैं, इसीलिए उनको उस पोजीशन के लिए चुना गया है। रिंकू सिंह या किसी भी फिनिशर के तौर पे उस खिलाड़ी को इसीलिए चुना जा रहा है कि वो खिलाड़ी नीचे आके वो इंटेंट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल के साथ बिल्कुल सिंपैथी है कि भाई ये वो खिलाड़ी रहे, क्राइसिस खिलाड़ी रहा है, जब आपको जरूरत पड़ी है वहां पे वो खिलाड़ी काम करता आया है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से, T20 गेम के लिहाज से उनकी जगह नहीं बनती थी, और बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं मैं इससे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं आयुष की बात में। देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंडियन टीम की क्रिकेट में यही फर्क है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जब आपका रोल दूसरा होगा और इंडियन क्रिकेट की डिमांड दूसरी होगी, तो आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जो करना हो कर लें, आप चाहे जाके वहां 1000 रन बना दीजिए एक सीजन में। लेकिन जब आपको इंडियन टीम में आप आ रहे हैं, तो वहां आपका जो रोल है, वहां पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप काम के नहीं है।
ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही देश है जिस देश में तेंदुलकर जब ओपनिंग करते थे तो अमोल मजूमदार नाम का एक खिलाड़ी आता है। लोग कहते हैं साहब तेंदुलकर इन वेटिंग, वो वेटिंग ही रह जाते हैं क्योंकि तेंदुलकर अपनी जगह खाली करते ही नहीं है। वीरेंद्र सहवाग दिल्ली की टीम में खेल रहे होते हैं, मिथुन मिन्हास रन कर करके मतलब सब कुछ कर डालते हैं, नहीं खेल पाते हैं। तो आप जिस पोजीशन पर खेल रहे हैं उस पोजीशन पर आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। और केएल राहुल अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे हो सकता है, लेकिन इंडियन टीम में आने पर क्या उनके उस अच्छा करने का स्कोप भी है? शायद नहीं है, और यही प्रैक्टिकल वजह है कि वो टीम में नहीं। देखिए ये जो टीम चुनी गई है ना, इसमें ना बहुत सारे लॉजिक्स भी लगाए गए हैं और कई मामलों में लॉजिक्स को इग्नोर भी किया गया। जब आपने स्लॉट भरा, आपने एक खिलाड़ी को नहीं चुना। जब आप केएल राहुल का सिलेक्शन मतलब उनको नहीं सिलेक्ट किया जाता है तो आप ये देखते हैं कि भाई हमने एक स्लॉट भरा है जो मिडिल ऑर्डर का था। मगर जब आप वही बात आ जाती है घूम फिर के, फिर आप हार्दिक पांड्या को किस बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते हैं? क्या उनकी लीडरशिप अच्छी रही जो उन्हें वाइस कप्तान बना दिया गया? क्या फिर उन्होंने मतलब ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया? उन्होंने गेंदबाजी अच्छी कर ली, छक्के खाए उन्होंने 3-3, उसके बाद उन्होंने क्या बल्लेबाजी अच्छी कर ली? किस बेसिस पे हार्दिक पांड्या को चुना गया, या ये संबंधों के बेसिस पे चुना गया? देखिए आप इन चीजों पे कमेंट कर सकते हैं, संबंधों वाली बात भी आपकी ठीक है, लेकिन सर हार्दिक पांड्या के साथ एक चीज जो बस चली जाती है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी परफॉर्मेंस, टीम इंडिया के पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं ही नहीं सर, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ये एक इतना बड़ा एडवांटेज है। हार्दिक पांड्या इस तरीके का खिलाड़ी है, आपके पूरे भारत में शिवम दुबे एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आप लाते थे, लेकिन चेन्नई की टीम को कोसे या किसको कोसे कि अब उनको केवल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन बना के छोड़ दिया गया है। गेंदबाजी वो करते ही नहीं है। हार्दिक पांड्या के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज, विराट कोहली के बाद अगर मैं कहूं, हार्दिक पांड्या इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई बार करंट सिचुएशन में, चाहे इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैचेस हो या बहुत जगहों पे भारत के लिए पहले वो प्रदर्शन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों, ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होगा हार्दिक पांड्या के लिए। जिस तरीके से उनका ऑरा चला है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन ड्रॉप हुआ है, अगर यहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं निकली ना तो फिर उनसे आगे ना बहुत जल्दी सोचने का वक्त जो है वो आ जाएगा। ये एक तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो हार्दिक पांड्या के लिए रहने वाली, ये मैं फील करता हूं। और एक चीज और आपको बता दूं कुणाल, अगर आप मान लेते हैं, चलिए मैं खुद हैरान हूं, मैंने यहीं से बात शुरू की थी, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर देते, यकीन मानिए ये इंडियन क्रिकेट की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी हो जाती। इसलिए बिगेस्ट कंट्रोवर्सी होती, आप इस वक्त की जो चीजें सिनेरियो में रही हैं, जिस तरह से उनसे कप्तानी लेकर रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर उनको कप्तानी दी गई, जिस तरह से उनको स्टेडियम में लोगों ने हूट किया, जिस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी उनके फेवर में आए, उनके पक्ष में बोलने लगे, जिस तरह से सोशल मीडिया में उनको मतलब एक तरीके से ट्रोल किया गया, परफॉर्मेंस उनसे हो नहीं रही है। आप अगर लॉजिक पर जाएं तो आप ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन अगर आप ड्रॉप करते तो जो पहला सवाल उठता वो यही उठता कि क्या रोहित शर्मा कप्तान थे इसलिए हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करा दिया गया? क्या रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करा दिया? क्या रोहित शर्मा ने अजीत अगरकर से कहा कि मुझे हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए? इस तरह के सवाल उठते। इसलिए बिल्कुल, तो इसलिए ये हुआ। और जो बात आयुष की है वो भी है कि आप चाहे जो कह लें, आप सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हो जाएं, लेकिन आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में अब भी वही एक विकल्प है। उसके अलावा जो विकल्प है वो आज की तारीख में कहीं उन पर चर्चा भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, मगर एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए और व्यूअर्स को भी ये बात पता होगी, हार्दिक पांड्या यही खिलाड़ी जब 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, जब आपके पास नहीं था, तब आपको मोहम्मद शमी मिला, जिसके कारण आप जो है फाइनल तक पहुंचे और एक मतलब जीतते हुए पहुंचे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास ऑलराउंडर नहीं होगा तो आप अच्छा नहीं करोगे, मगर फिर भी अगर जो बात है सो है कि आपके पास उस कैलिबर का नहीं है। अब उस कैलिबर पे वो खरे उतरते हैं नहीं खरे उतरते, वो अलग बात है। एक चीज और जोड़ देता हूं, जैसे देखिए मुंबई की टीम के साथ क्या है, मुंबई की टीम हार के हैट्रिक से शुरू करती है, उसके बाद भी हारती है, लेकिन आयुष जैसे जो उसके फैंस हैं वो कहते हैं नहीं ये टीम ऐसी ही है, ये स्लो स्टार्ट करती है, फिर पिक करती है, मतलब पहले गिर जाती है, फिर उठती है, थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलती है, फिर दौड़ना शुरू करती है, फिर रेस जीत जाती है। ऐसा उसने 5 बार किया है, इसलिए ये किसी ने उसको दिया नहीं, मुंबई की टीम को ये आयुष लेके नहीं गए देने के लिए। ये टाइटल, ये तमगा मुंबई की टीम ने अर्न किया है। तो इसलिए वैसी ही चीज हार्दिक पांड्या के साथ भी है कि आप उनको देखेंगे अगर तो आपको लगेगा कई बार कि अरे यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तक मेरे ख्याल से पिछले मैच के पहले मैंने देखे थे 151 रन के आसपास उन्होंने बनाया था और 11 की इकोनॉमी से रन दे रहे थे और 4 विकेट थे उनके पास। लेकिन हार्दिक पांड्या भी वही खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस के साथ है कि वो जिस दिन बाउंस बैक करेंगे उस दिन फिर वो आपको मैदान में फिर हार्दिक पांड्या ही दिखाई देंगे। 20 ओवर का खेल होगा ना, वो आपको बैटिंग में भी दिखाई देंगे, वो आपको बॉलिंग में भी दिखाई देंगे और वो आपको एक आसमानी हवाई
उछाल लेते हुए कैच भी लेके दिखा देंगे। वो उस तरह के कैरेक्टर हैं। तो और हमेशा से टीम इंडिया में एक दो कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं, तो इसलिए भी हार्दिक पांड्या है। और दूसरी बात पता है कि एक चीज और होगी कि हार्दिक पांड्या पर ना इस टूर्नामेंट में दबाव नहीं होगा। जिस दबाव में वो ये टूर्नामेंट आईपीएल खेल रहे हैं ना, वो दबाव उन पे नहीं होगा। ना तो कप्तानी का दबाव होगा, उन पर अपनी परफॉर्मेंस का होगा, अपने करियर का जो है वो दाव पर लगा होगा। मगर वो कैप्टेंसी का, वो फैंस का वो मूव उनकी करना, गलती भी नहीं वो गलती भी नहीं लेकिन थी। वो जबरदस्ती के गड्ढे में घुसने वाली बात मगर वो इफेक्ट जरूर करता है। बिल्कुल कर ठीक रहा है, वो मानसिक तौर पर इफेक्ट जरूर करता है। जब आप लोग आपको नापसंद कर रहे हो, Exactly. आपको जो है वो एक तरीके से हेट की नजरों से देख रहे हो, एज इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जबकि वो नहीं थे उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। चलिए कोई बात नहीं। संजू सैमसन सर, संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। कई बार जस्टिस फॉर संजू और ये वो ये सब कुछ भी होता रहता है। ठीक है, मगर ये है कि संजू सैमसन ने अब अपने साथ जस्टिस सर कर एक दिया। चीज तो है, हार्डकोर फैन है संजू सैमसन के सर। हाँ। खेले ना खेले, सोशल मीडिया पे संजू को लेके मतलब बाउंडर रहता है हर संजू समय। के साथ भी एक चीज है आयुष, जो मैंने नोटिस की है पिछले कई सालों में। संजू डोमेस्टिक क्रिकेट में या आईपीएल में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। वो उनके सारे फैंस जो है ना, वो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो एकदम जाग जाते हैं, कहते हैं साहब इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसको लेकर आओ, इसको भारतीय टीम में खेलना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि भाई अब इतने रन बनाने के बाद भी अगर आप लेके नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है वही बता दीजिए। फिर वो टीम में आते हैं, ऐसा नहीं आते, फिर वो आ जाते हैं टीम में। लेकिन टीम में आने के बाद फिर अगर आप उनके डोमेस्टिक क्रिकेट या उनके आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट के परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करेंगे, मुझे लगता है 60-40 का अंतर आ जाता है। वो वहां पर अगर 100 रन बना रहे होते हैं तो यहां 40 आके बनाने लगते हैं। वो कंसिस्टेंसी संजू सैमसन के परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल मैचेस में नहीं दिखी है। अगर दिखती तो शायद आज ये बात भी नहीं हो रही होती। आज जो हम सब लोग कह रहे हैं ना कि ऋषभ पंत विकेट कीपर के लिए फर्स्ट चॉइस है, अरे भाई क्यों फर्स्ट चॉइस है? अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक इमेज होती तो लोग कहते हैं आप फर्स्ट चॉइस हैं, सेकंड चॉइस ऋषभ पंत है। क्यों? क्योंकि आप रन्स कर रहे हैं, और रन्स सिर्फ रन्स नहीं कर रहे, भूलिएगा नहीं, अपनी टीम के कप्तान भी है। बिल्कुल 16 पॉइंट के साथ राजस्थान रॉयल्स को टॉप पर लेके बैठे हुए हैं, जहां पर अब वो 2-3 मैच हार भी जाए ना, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप उनको बैटिंग के नंबर्स दीजिए, आप उनको कीपिंग के नंबर्स दीजिए, और साथ ही साथ आप उनको कप्तानी के उस तमाम प्रेशर को हैंडल करने का नंबर भी दीजिए, जिसमें प्लेयर शुभमन गिल भी बन जाता है। ठीक है, तो ये है फैक्ट संजू सैमसन के मतलब साथ। 9 मैचेस में 385 रन इन्होंने बनाए इस सीजन के अंदर, और स्ट्राइक रेट रहा है जी 161 का। तो वो इंटेंट नजर आई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है, वो मैच्योरिटी नजर आई है, जिस तरीके से उन्होंने लीड भी किया है। सेकंड विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर होंगी। अब उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्योंकि पहले नंबर पर ऋषभ पंत होंगी। सर ये कमाल की वापसी जो है ना, ये इतिहास में लिखी जाएगी जो ऋषभ पंत ने की। एक्सीडेंट होता है, मतलब लगभग 15 महीने बाहर रहते हैं, फिर वापसी करते हैं, 3-4 मैचेस लगते हैं उनको ग्रुप में आने और में। समय से 6 महीने पहले वापसी करते हैं। समय से 6 महीने पहले डॉक्टर तक ने बोल दिया कि ये लिमिटेड टाइम है, उसके पहले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और परफॉर्मेंस करते हैं, फिर परफॉर्मेंस में वो दम दिखाते हैं कि भाई मैं हूं नंबर 1। कम से कम 5 विकेट कीपर बल्लेबाज जो थे वो फ्रेम में थे। 6 के लीजिए, जितेश शर्मा को छोड़ दिया। हाँ, उसको छोड़ देते हैं। चलो, मगर ऋषभ पंत ने उन सबको रेस में बाय फार बीट किया है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कहानी जो है ना, ये मतलब फ्रॉम एक्सीडेंट से निकलकर जो वापसी आने की ये कहानी मुकम्मल तब होगी जब वो T20 वर्ल्ड कप में भी अपने परफॉर्मेंसेस से टीम को या तो फाइनल तक ले जाए, चैंपियन बना दे, या आउट ऑफ द बॉक्स जो है परफॉर्मेंस करे। तो ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी कि भाई अगर आप ऐसे चोटिल हो जाते हो, अगर आप इस तरीके से आपका करियर बर्बादी पे आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो आप कैसे अपने आप को ईंट दर ईंट खड़ा करते हो। ये आप ना मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक लेकर आ गए। तो ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है ये क्रिकेट का टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने हम हर चौथे दिन पढ़ते हैं ना, कोटा में इंजीनियरिंग के छात्र की तैयारी कर रहे थे जी, आत्महत्या कर ली। देखना चाहिए इन लोगों को। जितने भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी देखें, अपने घर वालों को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि एक खिलाड़ी जिंदगी और मौत की जंग जीत के आया है। उस खिलाड़ी को जब एक्सीडेंट हुआ था और जब वो गया होगा हॉस्पिटल, उसके जहन में ये नहीं रहा होगा कि मैं वापस क्लीपिंग ग्लव्स पहनूंगा क्या, या वापस बैट पकड़ूंगा क्या, या वापस मैदान में जाऊंगा क्या। उसको तो ये लगा होगा कि मैं 4 अर्थी पे तो नहीं जाने वाला हूं। जो हालत थी और जो तस्वीरें आई थी, आपको याद होगा आयुष, मतलब वो रूह का, और एक यंग खिलाड़ी जिसका करियर अभी शुरू हुआ है, जो अभी कामयाबी की उड़ान कितनी देखेगा ये कोई कह ही नहीं सकता। भाई ऋषभ पंत कहां जाके रुकेंगे अगर खेलेंगे अगले 15 साल, तो सोच के देखिए। तो उस खिलाड़ी ने जिंदगी और मौत की जंग को हराया है, इसके बाद वो क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहा है। तो वो है वो फिल्म कौन सी थी जिसमें शाहरुख खान कहते हैं मार नारंग मार लगता नहीं है, कोई फिल्म थी एक, मुझे नाम नहीं याद है वो कौन सी फिल्म थी, नाम याद आ जाएगा। तो उसमें वो
पूरे हिल में उस डर से कि टीम में रहूंगा नहीं, उस डर से परे हो चुके कोई हैं वो। डर ही नहीं है। जिस आदमी ने जिंदगी की जंग जीत ली वो युवराज सिंह है। वो फाइटर है, वो कैंसर में मैदान पे खून की उल्टियां करके उसको कहता है कि नहीं, डॉक्टर कहता है आपको दिखाना हो, कहता है अब तो जो होगा वो होगा, पहले वर्ल्ड कप होगा उसके बाद होगा जो होगा। वर्ल्ड कप जिता के ट्रॉफी भारत के हाथ में, 125 करोड़ देशवासियों के हाथ में जाके वो फिर अपना इलाज कराते हैं, लौट के आते हैं, फिर क्रिकेट खेलते हैं, फिर शतक लगाते हैं। तो वो ऋषभ पंत की कहानी है। इसलिए ऋषभ पंत तो जिस दिन क्रिकेट के मैदान में मेरे ख्याल से आए थे और उन्होंने जिस दिन टॉस के लिए सिक्का उछाला था, वो उस दिन तय था कि वो वर्ल्ड कप T20 खेलने जा रहे हैं। वो 5 उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी और जो वो छक्के चौके लगा रहे हैं, वो तो मतलब आप कहते हैं साहब टाइमिंग, वाह क्या टाइमिंग होती है। वो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यार ऋषभ पंत तो घुटने के बल पे बैठ के छक्का मार देते हैं, पता ही नहीं चलता घुटना मुड़ता कब है। कमाल की बात यह है कि मैं चेक कर रहा था स्टैट्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अभी कि संजू सैमसन ने 161 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, ऋषभ पंत ने 158 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया। लगभग एक से लगभग सेम है। 398 रन इन्होंने बनाए, कुछ 385 उन्होंने बनाए। अगर आप आंकड़ों पे देखोगे तो आपको लगेगा संजू सैमसन बेटर है, मगर ऋषभ पंत आपके फर्स्ट विकेट कीपर बल्लेबाज क्यों है? जो आप बात कर रहे हो कि भाई उनको किसी चीज का डर नहीं है, वो रन कैसे बने हैं? ठीक है, रन तो बने, मगर वो कैसे रन है? वो आपको जिताते हैं, वो दूसरी टीम को डराते हैं। वो सारी चीजें जो है ना वो ऋषभ पंत के अंदर। और एक एडेड एडवांटेज ये है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ऑप्शन आपको दे देते हैं मिडिल ऑर्डर में, जिसकी इंडिया को तलाश लंबे समय से रही है। खैर इस बार शिवम दुबे को भी ऐड कर लिया गया है, तो वो चीज थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऋषभ पंत नो डाउट फर्स्ट। मैंने कहा था मेरा पसंदीदा विषय, तो मैं और बोलूंगा। बिल्कुल देखिए, बोलिए सर, बोलिए। आप याद कीजिए कैसे आते हैं ऋषभ पंत। अखबार में खबर आती है पहले कि रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि वो इस सीजन में खेलेंगे। वो कैप्टेंसी करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता, वो विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन वो खेलेंगे। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो एज ए बैट्समैन ऋषभ पंत आने वाले हैं। ऋषभ पंत आते क्या हैं? आते हैं साहब एज ए कैप्टन, एज ए विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन, यानी वो तीनों रोल चैलेंज करते हैं कि हाँ मैं लूंगा। ऋषभ पंत को सोचिए, आप ऋषभ पंत हैं, आप एक्सीडेंट से आ रहे हैं, आप वापसी कर रहे हैं, आपके लिए क्रिकेट अब वापस शुरू हो रहा है। आपके पास एक आदमी आता है, कहता है जी मैं फ्रेंचाइजी ओनर का रिप्रेजेंटेटिव हूं। फ्रेंचाइजी ओनर ने कहा है आपको कैप्टेंसी भी करनी है, आपको विकेट कीपिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, तीनों आप कर लेंगे। अब अगर मैं मन से कहीं हिला हुआ होता, मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता, तो मैं कहता नहीं यार एक काम करो, बैटिंग कर लेता हूं, ये 2 चीजें किसी और से करा लो, ताकि मेरे सर पे ना बाद में लोग ठिकरा ना फोड़ दे टीम के खराब परफॉर्मेंस का। लेकिन वहां पर वो खड़े होकर कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, मैं तीनों करूंगा। ये दिखाता है कि ये ऋषभ पंत जो लौटा है, जिसको अक्सर हम ये ऋषभ पंत पार्ट 2 है। ऋषभ पंत पार्ट 1 जो थे, जिसमें वो कीपिंग करते समय टेस्ट मैचेस में आप लोग याद कीजिए, एक आध बार वो ऐसे झुकते हैं या ऐसे उठते हैं कि बहुत सारे पुराने विकेट कीपर्स कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी कर रहा है, ऐसे तो ये अपने को चोट लगा बैठेगा। तो वो ऋषभ पंत जिसको यही नहीं पता होता था कि क्या होती है फिटनेस, कैसे कीपिंग करते वक्त अपने को चोट से बचाना होता है, इंजरी मैनेजमेंट नाम की चीज क्या होती है, उसके डिक्शनरी में नहीं था। आज ऋषभ पंत क्या कहते हैं साहब अब ये इंजरी क्या है मेरे लिए, मैं सब देख चुका हूं, अब मैं चैंपियन हूं, अब मैं विनर हूं और अब मैं इसमें क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं। और जो भी क्रिकेट को एंजॉय करेगा वो ऋषभ पंत ही दिखाई देगा आपको। बिल्कुल जी, 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को चुना गया। आपको दोबारा से बता दें, जिसमें ऋषभ पंत एज फर्स्ट विकेट कीपर बल्लेबाज ऑब्वियसली चॉइस है, और बैकअप या फिर सेकंड विकेट कीपर बल्लेबाज जो है संजू सैमसन है। 15 सदस्यीय दल का जो है अनाउंसमेंट किया गया है। अहमदाबाद में मीटिंग हुई, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट किया गया। दोबारा से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक बार से दोबारा 15 खिलाड़ियों का नाम ले देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे जिनको चुना गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। याद रखिएगा 25 मई तक इस टीम के अंदर बदलाव भी किए जा सकते हैं, मगर अभी एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड आपको देना था। 1 मई तक की डेडलाइन थी, जिसको सारी टीमों ने लगभग मीट कर लिया है। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव यहां पर आपको नजर आएंगे। ऋषभ पंत, संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर, शिवम दुबे यहां पर हैं ऑलराउंडर के तौर पर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को स्पिनर्स के कोटे में 4 स्पिनर्स को ले जाया जा रहा है। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज 3 तेज गेंदबाज टीम में चुने गए हैं। ये 15 का दल है। इसके साथ 4 रिजर्व्स का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान है। मतलब कि एक ओपनर है रिजर्व में शुभमन गिल, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है रिजर्व में रिंकू सिंह, और 2 तेज गेंदबाजों को एज रिजर्व लेके जा रहा है, क्योंकि 4 आप स्पिनर पहले से ही लेके जा रहे हो, तो आपने रिजर्व्स में किसी भी स्पिनर को इंक्लूड नहीं किया है।
चलिए जनाब, हमने काफी खिलाड़ियों की बात की। सर, तेज गेंदबाजी के मोर्चे पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुझे एक एरिया ऑफ कंसर्न नजर आता है। अगर आप हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस आईपीएल के अंदर भी जसप्रीत बुमराह का साथ देगा कौन ना, ये समझ नहीं आ रहा। कोई क्लियर कट फेवरेट नजर नहीं आता कि भाई जिसने परफॉर्मेंस भी करके दिखाई हो। अर्शदीप और मोहम्मद सिराज का नाम जो है जसप्रीत बुमराह के साथ लिया गया है। अब अर्शदीप ने तो चलो विकेट निकाले, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। मोहम्मद सिराज ने दोनों काम नहीं किए। हाँ, और ये मोहम्मद सिराज ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सीजन में नहीं किया। अगर आप मोहम्मद सिराज की हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे आईपीएल में, वो कभी भी किफायती गेंदबाज नहीं रहे। और उस लिहाज देखिए, कोई भी कैप्टन ना, जैसे गावस्कर कहते हैं ना कि अगर आप कप्तान हैं और आपके पास आपका बॉलर आया, उसने कहा कि मैंने 4 ओवर में 45 रन निकाल दे दिए, लेकिन 3 विकेटें लाया हूं, बोलेगा कप्तान, बोलेगा बहुत बढ़िया, आजा भाई आजा, तू अंदर आजा। लेकिन यहां उल्टा है, यहां क्या है कि जी 48 रन दे दिए, 52 रन दे दिए, और विकेट वाला कॉलम जो है वो 0 है। तो वो एरिया ऑफ कंसर्न आपका ही नहीं है, वो एरिया ऑफ कंसर्न रोहित शर्मा का भी है, राहुल द्रविड़ का भी है, अजीत अगरकर का भी है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है? होता यही है कि जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते हैं ना, कोई ना कोई बहुत आइडियल टीम मिल जाए आपको, ऐसा बहुत कम हो पाता है। आपका कोई ना कोई एक सेक्शन, अब आप स्पिन में आइए, मैं आपके सवाल को काउंटर करता हूं कि आप तेज गेंदबाजी को कह रहे हैं कि बहुत मतलब एक एरिया ऑफ कंसर्न, यानी कमजोर दिखाई दे रही है, यही कह रहे हैं ना। स्पिनर्स आप देख रहे हैं, मतलब इस तरह के 4 स्पिनर दुनिया में किसी टीम के पास हैं? बिल्कुल। तो आपको अपनी ताकत, आप ये सोचें कि मुझे सबसे अच्छी टीम दुनिया की मिल जाए, मेरा फास्ट बॉलर सबसे बढ़िया हो, सबसे बढ़िया स्पिनर्स हो, सबसे अच्छे विकेट कीपर हो, ओपनर भी सबसे अच्छा हो, तो फिर तो मुझे भेज दो कप्तान बना के, मैं भी जिता के ले आऊंगा यार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपको समझौता करना पड़ेगा। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो अजीत अगरकर ने आपको दे दिया है। अब ये आपको देखना है कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में जो टूर्नामेंट है, वहां की पिचेस के हिसाब से इसमें से आपको 2 ही फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं कि आप बुमराह को 1 नंबर पे रहेंगे ही रहेंगे वो, दूसरे में आप अर्शदीप को बाएं हाथ का होने की वजह से एज दे सकते हैं। लेकिन ये मैं कह दूं कि अभी से सिर्फ इसी बात पर चर्चा होने लगे कि स्पिन डिपार्टमेंट, सॉरी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत वीक है, तो शायद हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। हमको चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि क्या इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा स्पिन अटैक हमारे पास है, क्या इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक विकेट कीपर्स हमारे पास हैं, क्या इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर टॉप ऑर्डर हमारे पास है। भाई रोहित शर्मा जिस टीम के टॉप ऑर्डर में हो, जिस टीम के टॉप ऑर्डर में विराट कोहली हो, है किसी के पास तो बता दीजिए। बिल्कुल जी, और वैसे विराट कोहली के ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। ओपनिंग करेंगे क्या? आयुष ओपनिंग करेंगे? सर करना तो चाहिए, लेकिन यशस्वी जायसवाल के रहते हुए मुझे नहीं लगता है। तो मतलब फिर वही होगा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका रोल अलग था, इंडियन टीम में अलग होगा। लेकिन फिर भी नंबर 3 पे आप फिर भी खिला सकते हैं सर। केएल राहुल के केस में क्या है, आप बिल्कुल मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात को कह रहा हूं कि आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक अलग रोल निभा रहे होते हैं, और जैसे बिल्कुल वो वाली बात। बिल्कुल जी, और अगर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बात जरूर होती है, हालांकि उन्होंने जिस तरीके से रन बनाया अभी पिछले मैच में, जिस तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने उस डिबेट को लगभग एंड कर दिया है। उन्होंने बोला कि 15 साल से काम कर रहा हूं, 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि करना क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की यादगार जीत देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच में जो उन्होंने जीत दिलाई थी, 3% था सर चांस। और अगर आप T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स देख लें तो तमाम अच्छे रिकॉर्ड जो है ना वो उनके नाम हैं। तो वो डिबेट जो थी ना वो पब्लिक डोमेन में थी, वो लोग जरूर बात कर रहे थे कि भाई ये जो रन बनते हैं ये कैसे रन होते हैं, क्या ये टीम को जिताते हैं? और सर एक और चीज है, आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में ये स्ट्राइक रेट की बात जब हो रही है, उनके अराउंड आरसीबी में कौन है? अगर विराट कोहली शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, थ्रू आउट द इनिंग खेलना उनका काम है, तो उनके अराउंड कौन खेल रहा है? विल जैक्स हैं जो अभी जाके 1-2 मैच से फॉर्म में आए, मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, फैफ डु प्लेसी उस टच में नहीं है। टीम इंडिया में वो चीज अलग हो जाती है। आपके अराउंड कौन कौन है? आपके पास यशस्वी जायसवाल होंगे, उस तरीके की ब्लिस्टरिंग स्टार्ट के लिए इंटेंट वाला खिलाड़ी, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव होंगे, आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, तो शिवम दुबे का इंक्लूजन हुआ है टीम में। आपके इन एंड आउट ऐसे बड़े हिटर्स हैं जो ये काम कभी भी किसी भी समय पे आके बॉल 1 से मार सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोग कौन है। मगर आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिया सर, इस पे भी रोशनी डालेगी थोड़ी। सूर्य, आप क्या कहते हो ना, जब आप टीम चुनने बैठते हो तो आप कुछ बेसिस बनाते हो कि यार फॉर्म बेसिस है, फिटनेस बेसिस है, ये जो अच्छी बातें हैं ना इनको बेसिस बनाया जाए और फिर खिलाड़ी को चुना जाए, उसके नाम पर ना जाया जाए। अब आप सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, अभी भी रैंकिंग में शायद वो नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, मगर उनकी फॉर्म उनके साथ कहां है? और अभी वो एक ऑपरेशन से वापस आए हैं, क्या वो 100% फिट है? उन्होंने लेट ज्वाइन किया मुंबई इंडियंस को भी, 2-3 मैचेस 4 मैचेस निकल जाने के बाद, फिर भी आप उनको इंपैक्ट सब इस्तेमाल किया, केवल टीम ने फील्डिंग में अभी तक नहीं आया। एग्जैक्टली, फिर भी आप उनको चुनते हो, तो ये क्या नाम पर जाके नहीं चुन रहे हो आप? नहीं, मैं बताता हूं, चलिए इसका भी लॉजिक बताता हूं।
लॉजिक बहुत सीधा है। आप आईपीएल की जब ऑक्शन होती है, आप जब आंद्रे रसेल पे पैसे खर्च करते हो, या आप तेवतिया पे पैसे खर्च करते हो, या आप रिंकू सिंह पे पैसे खर्च करते हो, या आप विल जैक्स पे पैसे खर्च करते हो, ऐसे नाम गिनाऊंगा तो आधे घंटे निकाल दूंगा मैं। क्या आप ये सोच के खर्च करते हो कि ये 14 के 14 मैच आपको जिताएंगे? नहीं ना, आप ये खर्च करते हो कि ये 3 मैच हमको जिता दें बस। लेकिन फिर वो 3 मैच, कुणाल हमेशा याद रखिएगा, मैचेस 2 तरह से जीते जाते हैं। एक कि आपने विरोधी टीम को कम से कम संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए मौका दिया और फिर आपने बाजी जीत ली। दूसरा, हैदराबाद की टीम जैसे इस बार आईपीएल में कर रही है, 287 रन जोड़ दीजिए और फिर आराम से जाके बैठ जाइए, बोले भाई मारो, कितना मारोगे, मारो और मारो। तो सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम में वो एक्स फैक्टर हैं जो अगर आपको पूरे वर्ल्ड कप में 3 मैच सिंगल हैंडेडली उस तरह से चल के दिखा देते हैं जिसके लिए उनको 360 डिग्री का बल्लेबाज कहा जाता है, उनका काम खत्म है। आप उनसे कतई ये उम्मीद मत करिए कि वो हर मैच में आएंगे, गेंद और बल्ले को मिलाएंगे, उसके बाद वो लाइन लेंथ चेक करेंगे, फिर 8 गेंद देखेंगे, ना जीना। वो आएंगे। और आप ये भी याद रखिए कि इस फॉर्मेट में 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल याद कीजिए जी, पूरे वर्ल्ड कप में आप इंडियन टीम के हर एक खिलाड़ी को याद कर लीजिए, आपको उसकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस याद आ जाएगी जी। नहीं याद आएगी तो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस। सूर्य कुमार यादव के लिए 2023 वर्ल्ड कप यानी बुरा सपना जी। वर्ल्ड कप खत्म होता है, वर्ल्ड कप के 5 दिन बाद भारतीय टीम T20 मैच खेल रही होती है, वहां 70 से ज्यादा रन बना देते हैं वो जाके, क्योंकि वो उनका फॉर्मेट है। लेट्स एक्सेप्ट दिस। और फिर दूसरी चीज ये है कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए इस क्रिकेट टीम के जो सफलतम दौरे रहे हैं या जो सफलतम कप्तान रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज बार बार दिया है कि आप अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करिए, और वो भरोसा फिर एक लंबे टेन्योर के लिए करिए। ये नहीं कि 4 मैच चला, बहुत अच्छी बात है, नहीं चला इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। धोनी ने क्या किया? धोनी बैक करते थे तो बैक करते थे। सूर्य कुमार यादव अगले 5 मैच में भी ना चले ना मुंबई इंडियंस के, तब भी आप उनको T20 वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। ठीक है, इसलिए खिलाएंगे क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे 3 मैच आपको जिता के देंगे और पूरे टूर्नामेंट में। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें से एक नॉकआउट मैच हुआ, कोई एक सेमीफाइनल मैच हुआ, कोई एक फाइनल मैच हुआ, तो फिर आप उनको ट्रेविस हेड समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वो इंडिया के लिए वही काम कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने किया। सर 1.5 साल से नंबर 1 बल्लेबाज है T20 फॉर्मेट में, ऐसे ही थोड़ी है। आप कह सकते हैं कि रैंकिंग्स उतनी मैटर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती भाई? 1.5 साल से कंसिस्टेंटली अगर नंबर 1 पोजीशन को होल्ड किया हुआ उस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल लेवल पे वो चले हैं। देखिए ये बात सही है कि उनका फॉर्मेट जो है ना T20, अगर आप उन पे जुआ खेलना चाहते हो ओडीआई में तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। सर आज ही उनके रिकॉर्ड्स देख रहा था मैं, 57 मैचेस में, 57 इनिंग्स में 2100 के आसपास रन है इंटरनेशनली T20 में। ये रिकॉर्ड आप देखिए, और ये सब 175 या 176 के स्ट्राइक रेट के साथ। भैया जी, मैंने तो एक स्टोरी की थी अगर सूर्य कुमार यादव अपने दिन में अपनी फॉर्म में है तो उनको आउट कैसे किया जाए। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, यहाँ वहाँ सोचा कि भाई क्रिकेटिंग लॉजिक पे बात कर लें, तो मेरे सारे लॉजिक फेल हो गए। तो मुझे लगा जब मेरे लॉजिक फेल हो गए तो मैंने कहा आप इलॉजिकल हो जाते हैं। तो मैंने कहा जी 18 प्लेयर होने चाहिए विरोधी टीम में, और 18 प्लेयर में 11 प्लेयर मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे होंगे, 7 प्लेयर मैदान के बाहर फील्डिंग कर रहे होंगे। अब उस 7 में भी ऐसा नहीं है, अभी भी लॉजिक है इसमें कि भाई ठीक है, 7 में भी क्या करना पड़ेगा कि 4 प्लेयर ऐसे होंगे जो सूर्य कुमार यादव को पता नहीं होगा कि वो कहां लगाए गए, वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो अदृश्य फील्डर होंगे। ठीक है, उनको कैच करना। हाँ, और 3 फील्डर ऐसे होंगे जो मतलब उसके पब्लिक के बैठने के लिए जगह होती है, उसमें जो सबसे लास्ट रो होती है वहां जाके बैठेंगे। तब शायद आप सूर्य कुमार यादव को उनके गिवन डे पर आउट कर पाए, वरना वो खिलाड़ी ऐसा है कि वो जिस दिन चलेगा उस दिन फिर वो आपको सिर्फ और सिर्फ हैरान करेगा, अचंभित करेगा और दूसरी टीम को मुकाबले से ना बाहर कर देगा। वीरेंद्र सहवाग जिस दिन चल जाते थे तो विरोधी टीम फिर विरोधी टीम सोचती थी कि अब जाएं भी बैटिंग करने, जाएं क्या, कोई फायदा है जाने का। सहवाग का खौफ था और वैसा ही खौफ सूर्य कुमार यादव का भी है। सबको पता है कि जिस दिन वो खिलाड़ी चला उस दिन मैच बदल देगा, वन साइडेड कर देगा। बिल्कुल जी, मगर खौफ में खेलना नहीं है, बेखौफ होकर खेलना है। और यही हमने आज क्या कर रहे होंगे अब सर, अब वो अब क्या ही करेंगे। मतलब सर आईपीएल में उन्होंने बोला था कि शर्मा जी का बेटा आईपीएल तक मेरा बेटा है, तो फिलहाल वो खुश होंगे कि मेरा बेटा कप्तानी कर रहा है। नहीं, लेकिन शर्मा जी का बेटा तो आईपीएल तक ही था ना, वो तो राइडर, वो तो लगा हुआ था ना नियम शर्तें लागू। तो वो तो जैसे ही खत्म होगा शर्मा जी का बेटा फिर विलन बन जाएगा उनके लिए। ये दिक्कत है मुझे लगता है। मतलब आप इस मेरे सवाल पूछने का मतलब ये था कि सोशल मीडिया में अगले 24 घंटे अच्छी चकल्लस रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी। और केएल राहुल पर बातचीत जरूर होगी कि उनको क्यों नहीं चुना गया। मगर सर ये है, एक चीज और है जो चीज़ समझ में आ रही है कि भाई आप एक तरफ तो ये है कि भाई जो सफलतम कप्तान रहे उन्होंने बैक किया, चाहे धोनी हो गए, सौरव गांगुली हो गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई इसके रणजी में रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने ये देखा ये क्या कर सकता है, इसके अंदर मतलब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इसकी मतलब प्रॉमिस क्या ये शो करता है। वो प्रॉमिस पे उन्होंने उनको बैक किया और उन्होंने डिलीवर किया। उसी बेसिस के ऊपर यहाँ सूर्य कुमार यादव को लेके भी जाया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अभी इस सीजन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। मगर दूसरी तरफ आप लॉन्ग रोप देने की जब बात करते हो तो फिर
शुभमन गिल बाहर क्यों, मतलब रिजर्व में क्यों? शुभमन गिल ने गलत कुछ नहीं किया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल ने उनसे बेटर किया है, ठीक है, मगर वो बेटर इस टूर्नामेंट में भी आप उनसे बेटर मानेंगे। हाँ, वो इंग्लैंड सीरीज में बेटर जरूर किया था, वो एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जरूर दे देते हैं, मगर शुभमन गिल को शायद इस चीज का ना अंदेशा पहले से ही था। थोड़े दिन पहले बयान भी आ गया था कि अगर मैं बाहर हो जाता हूं तो मैं घर बैठ के चीयर करूंगा। चलिए, उनको बाहर नहीं किया गया, उन्हें रिजर्व्स में शामिल कर दिया गया कि चलिए आप वहां से चीयर करिएगा और क्या, आप रहिएगा डगआउट में, बैठिएगा, देखिएगा, मजा आएगा। वैसे मुझे एक चीज और अभी याद आई कि आज तो कैप्टन साहब का जन्मदिन भी है भाई। बिल्कुल, 37 साल के हो गए सर रोहित शर्मा। तो आज टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ भी आप कहिए, मतलब एक मिशन तो आज फिर से उनको मिला ना ऑफिशियल। अभी तक तो आप मतलब हाँ, बीसीसीआई ने कह दिया था कि वही करेंगे, लेकिन आज ऑफिशियली बीसीसीआई की रिलीज में आ गया कि साहब रोहित शर्मा कप्तान होंगे। अब वो दो चीजें याद रखिए, ये वही रोहित शर्मा हैं जो 2011 विश्व कप में टीम से ड्रॉप हो जाते हैं एकदम लास्ट मिनट पे और भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। बेचारे खुद कहते हैं कि मेरे लिए करियर का सबसे बुरा दौर था। फिर ये वही रोहित शर्मा है जो 2023 में कप्तानी करते हैं, फाइनल तक अपनी टीम को ऐसे लेकर जाते हैं कि हम लोग को लगता है यार एक मैच थोड़ा पहले हार जाओ तो अच्छा है, फिर वो वहां जाकर हार जाते हैं और सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, अगर याद हो तो, क्योंकि आंखों में आंसू जो है वो दिख रहे होते हैं। आज बर्थडे के दिन रोहित शर्मा को एक आखिरी उनके मिशन के लिए, जो हम लोग आखिरी मान रहे हैं आईसीसी के लिहाज से, कप्तानी दी गई है, टीम दी गई है, मेरे ख्याल से उनके मनमाफी की टीम है। उनके लिए क्या फीलिंग होगी, उनकी किस तरह की तैयारी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, अभी आईपीएल में फोकस कर रहे होंगे या आज से उनका दिमाग टी20 वर्ल्ड कप के लिए चलना शुरू हो गया होगा? पहले से चल रहा है। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से क्योंकि ये डिस्कशन जो है ये एकदम से नहीं हुई, ये डिस्कशन दिल्ली में भी हुई थी। जब मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था, यहाँ पर सेलेक्टर्स भी थे, तो वहां पर भी चर्चा हुई थी। काफी डिबेट के बाद एक 15 सदस्यीय दल का अनाउंसमेंट किया गया और रिजर्व्स में जो है उनको रखा गया है 4 खिलाड़ियों को। मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये बिल्कुल ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जरूर है कि इनके लिए एक आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस जिसे आप कहते हो, वन लास्ट असाइनमेंट के भाई ठीक है, ये मतलब ये वर्ल्ड कप और देख लो, और एक मौका जरूर है कि अब आप अपने कंधे पे वर्ल्ड कप लेके आओ। ठीक है भाई, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जरूर जीता हुआ है, मगर वो उनके कंधे पे नहीं आया था। ठीक है, वो युवराज सिंह के कंधे पे आया। तब वो विराट कोहली नहीं थे, माफ कीजिए, तब वो चीकू थे। तब वो चीकू थे इंडियन टीम के, अपने हाथ पे टैटू का शौक था उनको, अपने कोच से जाके झगड़ा करते थे कि केविन पीटरसन ने इतने टैटू बनवाए, उनको तो किसी ने नहीं रोका, मेरे टैटू आपको टैटू दिख रहे हैं, और वो भी ऐसा टैटू जिसका मतलब उनको खुद नहीं पता था। ठीक है, तो वो उस समय भारतीय टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी थे। लेकिन अब जो आपने बात कही, मैं उससे रिलेट करता हूं। आपने कहा वो अपने कंधे पर वर्ल्ड कप लेके नहीं आए थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने उनसे पहले 25 साल या 20 साल 22 साल भारतीय क्रिकेट फैंस, करोड़ों क्रिकेट फैंस की एक्सपेक्टेशन को ढोया था, वो थे सचिन तेंदुलकर। और आप अभी भी याद कीजिए, विक्ट्री लैप जब शुरू हुआ तो जिस व्यक्ति ने अपने कंधे पर बैठा रखा है, एक तरफ से उनको हरभजन सिंह पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से सुरेश रैना पकड़े हुए हैं, लेकिन कंधे पर विराट कोहली ने बिठाया था। तो विराट का कंधा, उसके ऊपर सचिन तेंदुलकर के ऊपर करोड़ों क्रिकेट फैंस की कितने सालों से चली आ रही एक्सपेक्टेशंस का बोझ। वो मैसेज था विराट कोहली का कि कृपया अब मुझे चीकू ना माना जाए, अब मैंने पाजी को बिठा लिया कंधे पर, तो वो जो उनके ऊपर बोझ था एक्सपेक्टेशंस का, वो अब मैं अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हूं। और 2011 वर्ल्ड कप से आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, 13 साल से कोई मुझसे कह दे कि विराट कोहली ने उस बोझ को निभाने में, उठाने में कहीं कोई कोताही बरती हो नहीं करती, मगर वो किस्मत भी मुझे लग रहा है वो साथ ही आ गई ऊपर से। बिल्कुल आई, ठीक है कि भाई अब जब तुम्हारा आखिरी वर्ल्ड कप होगा ना तभी तुम जीतोगे उससे पहले तुम रन बनाओगे। सचिन के साथ भी यही हुआ, वर्ल्ड कप में जाके सर उनको ट्रॉफी मिली। वही मैं बोल रहा हूं, या तो तुम्हारी किस्मत भी तुमने साथ ले ली कि भाई ठीक है, जब आखिरी वर्ल्ड कप होगा, जब शायद तुम मतलब प्रयास कर रहे होगे कि चलो एक बार और देख लेते हैं, तब वो तुम्हारे हाथ लगेगा और तब शायद तुम कॉल्स नहीं ले रहे होगे। जैसे उस समय सचिन तेंदुलकर ने उस वर्ल्ड कप तक आते आते जब आप छठा प्रयास करने जा रहे होते ना, तो आप छोड़ चुके होते हो कि फिर कोई और ही ले ले, मेरा तो जो काम है मैं वही करूंगा, क्योंकि मैंने जितनी भी सलाह मेरा हो गया क्योंकि तो फाइनल में आउट हो गए थे। फाइनल में जब 275 रन चेस कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर तो आउट होकर चले ही गए थे। वहां तो अंदर फीलिंग ये आई गई थी कि चलो जी इस बार भी बोरिया बिस्तर समेटो, अब क्या ही होना है। लेकिन यही होता है, यही आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना ऋषभ पंत की, या हम चैंपियन प्लेयर्स की बात कर रहे थे, हमने युवराज सिंह की बात की। यही वो समय होता है जब आप जाके खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसे हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। और वो जो विराट कोहली और गौतम, हम क्या याद रखते हैं इंडियन फैंस, जी धोनी ने छक्का मार के जिता दिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद रखिए उनके 91 रन थे अगर मैं गलत नहीं तो, 78 बॉल 91। हाँ, उसके बाद हम याद रखते हैं गौतम गंभीर 97 रन थे, ठीक है। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि सहवाग और सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद वो जो पहली पार्टनरशिप लगी थी लगभग 100 रनों की, वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच थी। गेंदों में 39 रन। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए, ये फैन बोला है अंदर से आयुष
ये वैसे आजकल जब हम लोग आईपीएल वाला शो करते हैं तो मुंबई की टीम की जब बात आती है तो आज उन्होंने कहा कि मैं 500 किलो का पत्थर अपने कलेजे पे रख के कहता हूं कि मुंबई की टीम के लिए करो या मरो की स्थिति है। चलिए खैर, मुंबई की टीम की बात हो रही है तो रोहित शर्मा, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है और फिर अब उनका एक तरीके से रोल फिर बदल जाएगा। वो यहां पर उनका रोल ये नहीं है कि प्लेइंग 11 चूज करना है, किसको इंपैक्ट प्लेयर बनाना, यहां तो वो जाते हैं, बैटिंग करते हैं, जितना कर पाते हैं करके वो आ जा रहे हैं। जब वो वापस अब उस फोल्डर में आएंगे जिस फोल्डर का नाम कैप्टेंसी है, जहां पर वो तमाम प्रेशर, तमाम इक्वेशंस आपको बनानी पड़ती हैं, कितना आपको लगता है क्या अभी इस वक्त रोहित शर्मा के मन में क्या चल रहा हो, क्या मोटिवेशन होगी उनके अंदर? क्या यही होगा कि यार पिछली बार जहां से पहुंच के चूक गए थे ना, इस बार उस किले को भी ध्वस्त कर देना? बिल्कुल सर, इससे बड़ा तो मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है कि भाई लास्ट बार हम फाइनल में जाके हारे थे, इस बार वही गलती नहीं करनी है। पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक इंटेंट रोहित शर्मा के पास है। और सर कुछ लोग होते हैं ना, एक्सपीरियंस है, बॉर्न लीडर होते हैं। रोहित शर्मा इज वन ऑफ दैट। उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है 7-8 मैच 10 मैच जो भी मुंबई के लिए इस सीजन खेला है, विदाउट बीइंग द कैप्टन उन्होंने खेला है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बावजूद जब वो उस रोल में आएंगे टीम इंडिया के लिए, वो नेचुरल कैप्टन है। मुंबई के लिए भी आप देखिए फील्ड प्लेसमेंट से लेके बहुत सारी डिस्कशन है। आज की डेट में भी भले हार्दिक कप्तान हो, जब भी गेंदबाज परेशान होते हैं, हमने फील्ड पे बहुत बार देखा है, रोहित की तरफ ही रुक करते हैं कि भाई अब क्या नया किया जाए, विकेट चाहिए हमें। रोहित भी वो फील्ड प्लेसमेंट वगैरह बार बार सही करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बॉर्न कैप्टन है, उनको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं उस पोजीशन में आने के लिए। और इंटेंट जो पिछले 2023 वर्ल्ड कप, एक साल पहले से जो इंटेंट की बात हो रही है, जिसको उन्होंने शुरू किया हुआ है, वो इंटेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल भी बदला नहीं है। मुंबई के लिए भी वो उसी रोल में नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं और उनको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी मोटिवेशन इसलिए भी नहीं होगी ना, वन लास्ट अपॉर्चुनिटी, और जो पिछली बार गलती हुई थी वो नहीं करनी। देखिए दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि सौरव गांगुली भी एक बात बोलते थे कि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो यू हैव मोर सक्सेसेस देन फेलियर्स। क्योंकि आपको ये पता होता है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज जो है पता है, आपने 21 का फिर 22 का T20 वर्ल्ड कप देखा, उसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस हुए, और अभी आपने 23 का जो है ODI वर्ल्ड कप खेला है, तो उन्हें पता है क्या नहीं करना। आप अप्लाई कर पाओ या ना कर पाओ वो एक अलग बात है, मगर आपको पता सब कुछ है कि किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर वो गाड़ी चल पड़ी तो फिर उसको रोकना जो है मुश्किल होगा। और सर आप, मुझे लगता है कुणाल, इसमें ये भी जोड़ना चाहिए पॉइंट कि रोहित शर्मा ने अपने खेल को किस तरह से बदला, अपनी सोच को किस तरह से बदला। अब वो मैदान देखिए क्या होता है ना, वही वाली बात की फेयरलेस। अब आपके ऊपर ना सचिन तेंदुलकर से, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, मैंने जब उनके 20 साल पूरे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। मैंने बड़ा हिम्मत करके उनसे पूछा, मैंने कहा पाजी आपको कभी डर लगा कि आप टीम से ड्रॉप हो जाओगे? बोले यार मुझे तो लगा कि मेरा क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा, तुम टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहे हो। जब मुझे टेनिस एल्बो हुआ 2004 में, तो मैं तो मान चुका था कि अब करियर खत्म है। तो कई बार आप अपने जिंदगी में, हम सब अपनी जिंदगी में कोई इतना भयावह मंजर देख चुके होते हैं कि फिर हमारे मन से ना डर निकल जाता है। मुझे नहीं पता रोहित शर्मा ने वो कौन सा भयावह मंजर देखा है, लेकिन उनके मन में अब डर नहीं है। वो अपने प्लेयर्स से जाकर कहते हैं कि देखो दो चीजें होती हैं, या तो तुम हार की चिंता कर लो या मैं कर लेता हूं। एक काम करता हूं, जब मैं कर ही रहा हूं, भाई मुझे कप्तानी दी गई है तो मुझे ही करना है, तो तुम लोग मत करो, तुम लोग हार की टेंशन मत लो। ये आप इंडियन टीम के किसी भी प्लेयर से रैंडमली जाके पूछ लीजिए कि कप्तान ने क्या कहा। बोले साहब कप्तान ने कहा कि तुम्हें हार की चिंता नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम प्लेयर हैं, हम जाएंगे मैच में, अपने 80 रन बनाएंगे 60 गेंद पे, हमारा स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, हमारे रिकॉर्ड बुक में अच्छे हो जाएंगे, हमारा शतक 34 से 35 हो जाएगा, 35 से 50 हो जाएगा। रोहित शर्मा ने कहा करूंगा क्या शतक लगा के? 2019 में उन्होंने देख लिया, 5 शतक लगाए, बिल्कुल, और ट्रॉफी नहीं आई। अब आपको याद है ना कि नहीं जीती इंडिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि उस टूर्नामेंट के बाद मुझे लगा, जब मैंने ये सोचा कि मैंने उस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या किया था, मैं उस जोन में मैंने जाने की कोशिश की ताकि मैं रन्स बना सकूं, तो सबसे पहले मुझे यही याद आया कि यार रन्स तो बहुत किए थे, लेकिन खिताब नहीं जीता था। तो वो वही वाली बात हो जाती है कि फिर हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमें रन्स के बारे में भी नहीं सोचना है। तो पहला, आपने खिलाड़ियों के मन से हार का डर हटाया। दूसरा, आपने अपने व्यक्तिगत माइलस्टोन्स को हटा के फेंक दिया, बोला चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब मैं 100 शतक नहीं बना पाऊंगा। भाई बड़ी चीज क्या है कि मैं 100 शतक बनाता तो मैं कोशिश भी करता, मैं बना ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद मैं 100 नहीं बना पाया तो फिर मैं चाहे 92 बना लूं, चाहे 82 बना लूं, चाहे 72 बना लूं, डजंट मैटर एट ऑल। तो अब मेरे लिए बड़ा टारगेट क्या होगा कि मैं अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को एक आईसीसी ट्रॉफी दिलाऊं जिसका इंतजार है। वो काम उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में किया है। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद से लेके आज तक, अगर मैं किसी खिलाड़ी से वर्ल्ड वाइड, मैं इस वक्त भारतीय टीम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में अगर किसी खिलाड़ी ने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो रोहित शर्मा ने। और उसकी वजह यही है कि उनके अंदर वो इंटेंट आ चुका है कि चाहे हार है,
चाहे जीत है, चाहे जो भी है, अच्छा है बुरा है, सब मेरा है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा, वरना ये वही भारतीय टीम है जहां हारने के बाद लोग कहते थे कि स्पिनर्स महंगे चले गए, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है जी, मेरी गलती है इसलिए हम हार गए। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जहां पर वो टीम की जरूरतों को समझ रहे हैं, अपने रन्स के लिए नहीं जा रहे हैं, स्कोर बोर्ड पर अपनी टीम को एक बहुत फायरी स्टार्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोई लालच नहीं है अपने लिए। भाई अब इस वर्ल्ड कप के अंदर भी वो भी बना सकते थे शतक, वो भी 80 बना सकते थे, मैं 40 ही बनाऊंगा। हाँ। क्योंकि मेरे को जो है ना वो लेकिन शुरुआत मैं तेज 10-15 में बना दूंगा, बस मेरे को शुरुआत तेज देनी है। मैं ये बोझ किसी और पे नहीं डालूंगा, मैं ये खुद लूंगा एज ए कैप्टन, एज एन ओपनर, मैं ये जिम्मेदारी खुद लूंगा। ऐसी ही जिम्मेदारी वो T20 वर्ल्ड कप में भी लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आईपीएल में भी उन्होंने वही इंटेंट दिखाया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी, इससे जुड़े वीडियोस और शॉर्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। टाटा बाय बाय।